नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा समय निकाल कर के वीडियो को आप एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। कोई भी भर्ती होती है, अगर उसकी नियमावली पूरी तरह से स्पष्ट होती है, तो उस भर्ती में कभी भी कोई विवाद नहीं होता है। भर्ती बिना विवाद की पूरी हो जाती है। लेकिन अगर भर्ती की नियमावली स्पष्ट नहीं होती है या फिर भर्ती की नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो उस स्थिति में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं भर्ती से रिलेटेड, जहाँ पर अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ होते हैं। इसी तरह का एक कन्फ्यूजन आप सभी के मन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हो रहा है। हमने कई बार आप सभी से रिपीट किया था कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सा शिफ्ट ईजी है या फिर हार्ड है, ये डिपेंड होता है उस शिफ्ट में औसत जो एवरेज नंबर आपके आ रहे होते हैं सभी अभ्यर्थियों के। शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, ये चीज़ें जब रिजल्ट पर काम होता है, ओएमआर शीट की स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही आयोग को पता चलता है। उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि किस शिफ्ट के कितने नंबर घट सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। और हमने आप सभी से कहा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आप किसी अन्य भर्ती से या फिर पेट आदि से कंपेयर मत करिएगा। आपकी भर्ती के लिए हमने बहुत सारी क्लासेज भी दी थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीडीएफ। जब पेपर हो गया था, हमने दोनों ही शिफ्ट की आंसर की भी दी थी। मेरे हिसाब से दोनों शिफ्टों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने आप सभी से बताया था कि लगभग आधा नंबर, पौना नंबर, 1 नंबर के आसपास इतना ही डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन में अगर एग्ज़ाम कई दिनों में कई शिफ्ट में होता है, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि किन्हीं 2 शिफ्टों के बीच में 5-7 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिले। लेकिन चीज़ें यहाँ पर भी डिपेंड करती हैं कि क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का था। अब मान लीजिए क्वेश्चन पेपर 400 नंबर का है, वहाँ पर लगभग 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल गया नॉर्मलाइजेशन में। आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा-सा अगर आप सभी इस पर विचार करेंगे, तो आप सभी स्वयं इस चीज़ को समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सेकंड चीज़ है, संशोधित आंसर की आएगी, फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें उन अभ्यर्थियों का नुकसान होता है जिनको कोई भी फुल मार्क्स नहीं मिल पाता। यानी मान लीजिए 2 या 3 प्रश्नों में फुल मार्क्स मिला, और अगर आपके वे प्रश्न पहले से सही निकल जाते हैं, तो फिर वे अभ्यर्थी कहीं न कहीं बाकी उन अभ्यर्थियों की तुलना में पीछे हो जाते हैं, जो कैंडिडेट्स फुल मार्क्स से मिलने पर उनको बेनिफिट हो जाता है। तो ये चीज़ें एक लक वाली बात होती है। मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन लक भी होता है। हालाँकि अगर हमारी मेहनत अच्छी होती है, हमारे नंबर अच्छे आ रहे होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का या फिर फुल मार्क्स मिलने का, इन सभी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बॉर्डर पर होते हैं, तो उस स्थिति में हमारे मन में बहुत सारी शंकाएँ होती हैं, दुविधा होती है, डाउट होता है कि पता नहीं हमारा नंबर घट ना जाए। तो घटना तो बिल्कुल नहीं है फुल मार्क्स मिलने पर, लेकिन नंबर बढ़ना चाहिए, इस बात की श्योरिटी नहीं मिल पाती है। और लेखपाल भर्ती में बात कर लें, तो पहले भी फुल मार्क्स मिला हुआ था, बाद में कोर्ट ऑर्डर के बाद से भी फुल मार्क्स मिला है। इसी तरह से 2 या 3 फुल मार्क्स मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जितने भी ऑब्जेक्शन आप लोग बताते रहते हैं, उनके अलावा भी लगभग 13-14 प्रश्नों पर टोटल अलग अलग क्वेश्चंस पे आपत्ति हुई है, दोनों शिफ्ट का मिला करके। आप लोग 3-4 प्रश्नों का बताते हैं मुझे, लेकिन कुछ आपत्तियां, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, 35,000 यानी 34,995 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें, जहां पर आप सभी को ना पता हो, लेकिन ऑब्जेक्शन कई तरह के प्रश्नों पर हुआ है। और आयोग की तरफ से किन प्रश्नों पर ज़्यादा चांस होते हैं फुल मार्क्स मिलने के, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर कम चांस होते हैं। और जो प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं मिल पाता है, या फिर वहाँ पर डाउट की स्थिति में चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पर फुल मार्क्स ही देना अच्छा होता है, बेटर होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में ही गलतियाँ होती हैं, या फिर ऑप्शन में कोई गलती होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन चेंज भी हो जाता है। और एक अपडेट हमने कल आप सभी को और दी थी कि अब आयोग में कई परिवर्तन हो चुके हैं। एक परिवर्तन आप सभी को और भी देखने को मिलने वाला है कि रिवाइज्ड आंसर की, और इसी के साथ में आपको रिजल्ट डीबी के लिए, ये दोनों एक साथ भी देखने को मिल सकता है। मतलब रिजल्ट आया संशोधित वाला, माफ़ी चाहूँगा, डीबी के लिए रिजल्ट आया आपका, और उसी के साथ में एक नोटिस आपकी संशोधित आंसर की वाली भी देखने को मिल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, ताकि भर्ती आपकी जल्द से जल्द पूरी हो, भर्ती में कोई विवाद ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आप सभी 5 जनवरी को जो सुनवाई होनी है, देखिए सुनवाई में जब आर्गूमेंट होता है तभी वहाँ पर डिसीजन आता है। इसके पहले जो 20 दिसंबर की डेट लगी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेंस एफिडेविट आ गया था, जवाब आ गया था शासन स्तर से, या फिर आप आयोग जिनको भी कह लीजिए। हमने आप सभी को बताया था कि आयोग भी रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट नंबर 4 है।
1 2 3 4 इस तरह से कई रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं याची पक्षी की तरफ से, जिसमें शासन भी है, ICDS भी है, सेक्रेटरी भी होते हैं। तो उसमें आयोग को सिर्फ ये निर्देश दिया गया था या फिर आदेश था कि आप रिजल्ट डिक्लेयर न करें, बाकी जवाब जिनको लगाना था जवाब लगा दिया गया है। और कुल मिलाकर के 5 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि जवाब लगा कि नहीं लगा, कोर्ट ऑर्डर उसका आया था, कोर्ट ऑर्डर हमने आप सभी को दिखाया था। क्या अब भी आप सभी के मन में संदेह है? और उस कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 5 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी वरीयता से। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ। जैसे जो पहले भी एक मैटर था जहाँ पर नियमितीकरण की मांग की गई थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो रूल्स है 2016 वाला, अगर आप उस रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक नियमावली भी हमने आप सभी को दिखाया था कि उसमें ये बोला गया था कि कम से कम आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। मान लीजिए हमारी सेवा 5 साल, 6 साल, 7 साल है, फिर भी हमने नियमितीकरण के लिए हमने कोई मांग कर रखी है, हमारे पास कोई सीट नहीं है, हमने किन सीटों के सापेक्ष ये मांग कर रखी है। तो जो याचिका पहले खारिज हुई थी उनका ग्राउंड अलग था। यहाँ पर क्या है कि 20 वर्ष हो गए उनको जॉब करते हुए, उनकी पुराने वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट जिन वैकेंसी के लिए आया था वहाँ पर जो सीटें रह गई थी उन सीटों के सापेक्ष मांग की गई थी। तो उसी तरह से यहाँ पर शासन को भी डिसाइड करना था कि वहाँ पर चीज़ें क्या हो सकती हैं। जब मामला कोर्ट में होता है तो वहाँ पर जवाब लगाने से पहले कहीं ना कहीं हर बिंदुओं पर देखा जाता है, मीटिंग होती है उसमें विभाग में या शासन स्तर पर। तो इसीलिए ये मैटर थोड़ा सा लंबा खींचा है, लेकिन यहाँ पर हमने पहले भी आप सभी से कहा था कि उनका कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीटें कम ना हो, सरकार के पास सीटों की कमी थोड़ी होती है, सीटें घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या फिर कुछ नए पद और सृजित किए जा सकते हैं। सब कुछ पूरी तरह से शासन के ऊपर डिपेंड करता है। इवन आप देखेंगे कि उसका बजट यानी उसकी डिटेल्स भी मांगी गई थी, एक कोर्ट ऑर्डर हमने ऐसा भी आप सभी को दिखाया था। तो फिलहाल में 5 जनवरी को सुनवाई होने वाली है और कुछ लोग 5 जनवरी के पहले आयोग जाने के लिए इस तरह की भी हमें जानकारी मिली। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि 5 जनवरी तक वेट कर लिया जाए। 5 जनवरी के बाद आप जब चाहें आप जा कर के सचिव सर से मिल लें। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोग गए थे, कुछ अभ्यर्थी गए थे, तो वहाँ पर सचिव सर ने यही बोला है कि अभी मतलब जो भी चीज़ें हैं आप लोग भी परेशान ना हो, वहाँ पर मुलाकात भी उनकी नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम सभी लोग वेट कर सकते हैं 5 जनवरी तक का। अभी याची पक्ष की तरफ से जवाबी हलफनामा यानी रीज्वाइंडर एफिडेविट भी दाखिल किया जाना था। अभी दाखिल होने की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। जैसे ही दाखिल हो जाएगा, जानकारी मिलेगी, हम आप सभी को तुरंत बता देंगे। बाकी 2 वीक्स का टाइम दिया गया था, तो आगे टाइम उनको नहीं मिलना चाहिए या फिर टाइम उनके द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। बाकी देखिए, मुख्यमंत्री जी को जनता दर्शन कार्यक्रम में ही उनको ज्ञापन दे सकते हैं, उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात हो सकती है। बाकी कहीं और मुलाकात करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है। बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के आप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं। देंगे भी तो किसी शासन के अधिकारियों या फिर जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन है उनके माध्यम से ही दे पाएंगे, प्रत्यक्ष नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे 2 बहनों से बात हो चुकी है, 2 लोगों से बात हुई है। तो जैसे ही जनता दर्शन कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी तो आप सभी को भी बताएंगे, उनसे भी बात करेंगे और पुनः जो है जनता दर्शन कार्यक्रम में जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा देखिए, कटाव को लेकर के नए नए डाटा या फिर नए नए एनालिसिस किसी के भी अपने हो सकते हैं। मैं किसी के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि किन की जानकारी कहाँ से कैसे उन्होंने बता रखा है या फिर किस आधार पर बता रखा है। उनकी अपने एनालिसिस या फिर उनकी अपनी जानकारी हो सकती है। लेकिन आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। आप लोग इस भर्ती के अभ्यर्थी, जितना आप लोग चीज़ों को भली भांति समझते हैं उतना कोई नहीं समझ सकता है। हम भी अपने स्तर से पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी को सही जानकारी दें। बहुत सारी भर्तियों को लेकर के हमने पहले भी अपडेट समय समय पर दी है, या फिर उनके लिए जो भी चीज़ें हो सकती थी सही जानकारी दी है हम। तो जो भी अपने पास या आपके पास जो भी चीज़ें जो भी हम लोग जानते हैं पहले से, अगर आप थोड़ा सा स्वयं भी अगर आप सेल्फ एनालिसिस भी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा कोई भी कटाव बता दिया गया या फिर कुछ भी चीज़ें बता दी गई तो आप लोग परेशान होना स्टार्ट हो गए। नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखें, तैयारी करें आगे की। और इस भर्ती में अगर आपका होना होगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, मेरिट में अगर आप आते हैं तो। लेखपाल भर्ती में मैं केवल लेखपाल भर्ती का एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ कि जहाँ पर इतनी हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखिए आज कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत कम गई है, तो ये बिल्कुल हम लोग नहीं मान करके चल सकते कि कट ऑफ बहुत हाई या फिर बहुत लो जाएगी। जितनी कट ऑफ हमने आप सभी को बता रखी है और जितना फुल मार्क्स मिलेगा उतने कट ऑफ, लगभग उतनी नंबर कट ऑफ में आप और ऐड कर लीजिएगा। बस इसी के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। कुछ चीज़ें आप सभी को इग्नोर भी करना चाहिए, कहाँ से क्या बताया जाता है आपको समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें। आप सभी सबसे पहले अपना ध्यान रखें, परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब कहीं से कुछ दिन पहले भी कटाव बता दिया गया था, फिर से कहीं से कुछ कटाव बता दिया गया। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज कॉल आ जाते हैं, तो बस हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें, उसको ना देखें, उसको इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें।
आप लोगों से हमारी बातचीत भी होती है, जितना आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा या किस रेंज में कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। मेरिट कैसे बनती है, कितने एलिजिबल अभ्यर्थी पाए जाएंगे आफ्टर डीबी, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी को नहीं पता, इवन आयोग को भी नहीं पता है कि कितने अभ्यर्थी डीबी में एलिजिबल पाए जाएंगे, कितने लोग नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करवाए नहीं जाते हैं। तो इसीलिए फाइनल कट ऑफ को लेकर के कोई भी एग्जैक्टली आइडिया तो बता ही नहीं सकता है, यही सच है। बाकी हमने जो भी अनुमान बता रखा है, हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि उससे कट ऑफ कम ही जाए, ज़्यादा ना जाए। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा करे वैसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके पास कोई अदर एलिजिबिलिटी हो या फिर किसी अन्य भर्ती में अगर आपने फॉर्म भर रखा हो या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप उनकी भी तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। केवल एक भर्ती के भरोसे कभी ना बैठें। आपकी भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है। पहला प्रमोशन ही अगर आप देखेंगे तो CDPO यानी PCS लेवल के पद होते हैं। बहुत तरह के ऐसे भी लोग मिलेंगे कि भर्ती में इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर इस प्रकार के आपको कॉल या मैसेज आते होंगे, तो उनको भी अवॉइड करें, इग्नोर करें। भर्ती आपकी साफ़ सुथरी हो, पारदर्शी तरीके से हो, हम सभी लोग यही चाहते हैं। वीडियो को आप सभी जितना हो सके लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। शेष आगे की जो भी सही जानकारी मिलेगी आप सभी को सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।